पापा ड्रम में है। जरा सोचिए, 6 साल की एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी को ये लाइन बोलती है और कुछ दिनों बाद पुलिस उसी घर से 250 किलो वजन वाला सीमेंट से भरा नीला ड्रम निकालती है, जिसके अंदर से एक आदमी का टुकड़ों में कटा हुआ शव मिलता है। दरअसल 18 मार्च 2025 को इंद्रनगर के एक घर के मकान मालिक ने कमरा खाली करवाने के लिए कुछ मजदूर बुलाए थे। उनका काम था घर का सामान हटाना, पुरानी चीजें बाहर निकालना। वो मजदूर जैसे ही उस नीले ड्रम को उठाने लगे, ड्रम हिला भी नहीं। वजन इतना ज्यादा था कि 2-3 लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। उन्होंने घर में मौजूद लड़की से पूछा, अरे मैडम, इसमें क्या है, इतना भारी क्यों है ये? तो उसने एकदम शांत चेहरे से कहा, अरे भाई, इसमें कबाड़ है, कंस्ट्रक्शन का सामान है, रेत सीमेंट ऐसे रखा हुआ है। मजदूरों को शक हुआ। जब ड्रम का ढक्कन थोड़ी सी जगह से खोला गया, अंदर से इतनी तेज बदबू निकली कि सब पीछे हट गए। अंदर झांक कर देखा, सीमेंट में दबी हुई इंसानी देह के टुकड़े। अब जब मजदूर इस लड़की की तरफ देखते, तब तक वो लड़की भाग चुकी थी। लेकिन वो गई कहां और वो थी कौन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं कि जिसकी लाश मिली है वो है कौन। दरअसल जिसकी लाश मिली थी वो था सौरभ राजपूत। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के ब्रह्मपुरी इलाके इंदिरा नगर फेज 2 का एक आम मिडिल क्लास लड़का। वो पढ़ाई के बाद मर्चेंट नेवी में चला गया। समंदर पर चलने वाले जहाजों पर काम करने लगा। शुरुआत में एक क्लीनर की पोस्ट पर। समंदर की जिंदगी, लंबे कॉन्ट्रैक्ट, महीने महीने घर से दूर, सिर्फ फोन और मैसेज से परिवार से बात। इसी बीच 2016 में सौरभ एक बड़ा फैसला करता है, इंटरकास्ट लव मैरिज। उसकी शादी होती है मुस्कान रस्तोगी से, जो मेरठ के ही गौरीपुरा इलाके की लड़की है। ये शादी परिवारों की नजर में बगावत थी। राजपूत परिवार को कास्ट और समाज की चिंता थी। रस्तोगी परिवार को भी अपनी इमेज और रिश्तों का डर था। दोनों ही तरफ से इस रिलेशनशिप का विरोध हुआ। इसी वजह से सौरभ के अपने घर वाले, माँ बाप, भाई बहन इस शादी से नाराज हो गए। शादी के बाद इस विरोध की वजह से सौरभ मुस्कान को इंदिरा नगर फेज 1 के किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। ये वही रेंटेड हाउस है जो आगे चलकर मर्डर सीन बनता है, जहां नीला ड्रम पाया गया। अब शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। शादी के बाद सौरभ को यह महसूस हुआ कि अगर वो लगातार जहाज पर रहेगा तो वाइफ बेटी के साथ स्टेबल फैमिली लाइफ नहीं बना पाएगा। रिपोर्ट्स बताती है कि उसने फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताने की चाहत और ज्यादा स्थिर जीवन के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि पैसों की जरूरत खत्म हो गई। अब उसे एक ऐसी जॉब चाहिए थी जो कमाई दे सके और फैमिली का फ्यूचर सिक्योर भी कर सके। इसी सोच के चलते कुछ समय इंडिया में स्ट्रगल करने के बाद सौरभ लंदन चला गया। वहां उसने एक बेकरी में काम शुरू किया। रोटी, ब्रेड, केक्स बनाकर मेहनत की। किचन में लॉन्ग शिफ्ट्स किए और जो भी पैसा कमाता था उसका बड़ा सा हिस्सा वो सीधे मेरठ भेजता था। शादी और जॉब के बीच सौरभ की जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ वाइफ मुस्कान और बेटी पीहू के साथ छोटा सा रेंटेड घर मेरठ में, और दूसरी तरफ लंदन की बेकरी की जॉब और फॉरेन अर्निंग। 2019 में सौरभ मुस्कान के घर में एक बेटी पैदा होती है, पीहू, छोटी सी बच्ची जो घर की खुशी बन सकती थी, लेकिन आगे चलकर वही इस पूरे केस की सबसे ज्यादा याद रखी जाने वाली आवाज बनती है। पापा ड्रम में है। इसी साल 2019 में एक स्कूल रीयूनियन होता है। यहीं पर मुस्कान की मुलाकात दोबारा होती है अपने पुराने स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला से। साहिल करीब 25 साल का, सीए की पढ़ाई कर रहा, थोड़ा अंधविश्वासी, इमोशनली काफी कमजोर और आसानी से इन्फ्लुएंस होने वाला लड़का। स्कूल रीयूनियन के बाद मुस्कान साहिल की बातें बढ़ने लगती है। पहले दोस्ती, फिर इमोशनल सपोर्ट, फिर प्यार। जब सौरभ लंदन में काम कर रहा होता है, मुस्कान मेरठ में अकेली रहती है। ये अकेलापन और इमोशनल वैक्यूम साहिल के लिए एंट्री पॉइंट बन जाता है। 2021 नवंबर में सौरभ को पता चल गया था कि मुस्कान और साहिल के बीच में कुछ तो चल रहा है। इस बात ने सौरभ को बहुत चोट पहुंचाई। उसने कानूनी कदम उठाया, तलाक की अर्जी फाइल की।
तलाक की अर्जी फाइल होने के बाद मुस्कान ने 2 चीजें की। वो परिवार के सामने इमोशनल हो गई। बेटी का क्या होगा, पीयू को माँ बाप दोनों चाहिए, घर टूट जाएगा, इस तरह के आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल किया। उसने सौरभ पर भावनात्मक दबाव डाला कि अगर तुम तलाक के केस वापस ले लोगे तो हम सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों और फैमिली के दबाव की वजह से सौरभ ने तलाक की पिटीशन वापस ले ली। कानूनी तौर पर शादी बच गई, लेकिन भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। तलाक की पिटीशन वापस होने के बाद भी सौरभ को मुस्कान साहिल की नजदीकियों पर फिर से शक हुआ। 2021 के बाद भी ये अफेयर बंद नहीं हुआ। यही बात मुस्कान के दिमाग में एक और कैलकुलेशन पैदा करती है। अगर सौरभ हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए तो ना तलाक का झंझट, ना प्रॉपर्टी का इशू, और ऊपर से सौरभ के घर वालों ने भी उससे नाता तोड़ रखा है। मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग एक्टिवली शुरू कर दी थी। उस वक्त मुस्कान का अफेयर साहिल के साथ बहुत स्ट्रांग था। मुस्कान ने ड्रग्स की हेवी आदत डेवलप कर ली थी। सौरभ के पास अपने पेरेंट्स से सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म था। फॉरेन अर्निंग से बने रस्तोगी परिवार के घर का कंट्रोल मुस्कान के पास था। इन सब को जोड़कर मुस्कान ने सोचना शुरू किया, अगर सौरभ को खत्म कर दिया जाए तो उसका फॉरेन पैसा, उसकी कमाई से बनी प्रॉपर्टी और उसकी बेटियों का इमोशनल कंट्रोल सब मेरे हाथ में आ सकता है। मुस्कान ने अपने भाई की आइडेंटिटी यूज करके एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया। इस आईडी से वो साहिल को यकीन दिलाती थी कि उसकी मरी हुई मां की आत्मा उसे मैसेज कर रही है। इन चैट में फेक मां के नाम से लिखे गए संदेश रफली ये विचार देते हैं, बेटा अगर तुम मुस्कान के साथ नया जीवन चाहते हो तो तुम्हें सौरभ को हटाना होगा। ये ऊपर से आया हुआ आदेश है। साहिल इमोशनल, अंधविश्वासी और अपनी मां की याद में डूबा हुआ था। मुस्कान ने इसी कमजोरी को पकड़कर उसे ये बिलीव करा दिया कि ये मर्डर एक्चुअली एक धार्मिक काम है, उसकी मां की इच्छा है। इसी तरह कई महीनों की स्नैपचैट चैट्स, इमोशनल मैनिपुलेशन और ड्रग्स के असर ने साहिल को धीरे धीरे तैयार कर दिया कि वो खुद सौरभ के मर्डर में पार्टनर बने। 22 फरवरी 2025 मुस्कान एक लोकल डॉक्टर के पास जाती है। वो डिप्रेशन और एंजाइटी का रीजन देकर स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स का प्रिस्क्रिप्शन लेती है। सेडेटिव्स बेसिकली ऐसी दवाइयां होती है जो दिमाग और शरीर की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। इंसान को ज्यादा शांत, ढीला और नींद सी महसूस होने लगती है। इसके बाद वो उसी प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की लिखावट इमिटेट करके दवा की मात्रा बढ़ा देती है ताकि मेडिकल स्टोर से ज्यादा पावरफुल नींद की गोलियां मिल सके। इसी समय मुस्कान साहिल खैर नगर बाजार से 2 बड़े मांस काटने वाले चाकू, रेजर ब्लेड, भारी प्लास्टिक बैग खरीदते हैं। बहाना बनाते हैं कि चिकन काटने के लिए चाकू चाहिए। ये सारी चीजें सौरभ के भारत लौटने से पहले ही खरीद लिया जाता है, जो ये साफ दिखाता है कि मर्डर पूरी तरह पहले ही प्लान कर लिया गया था। 24 फरवरी 2025 सौरभ लंदन से वापस आता है वाइफ मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए। उसके लिए ये एक नॉर्मली फैमिली मोमेंट है। सरप्राइज रिटर्न, बेटी पीहू के साथ टाइम और शायद ये उम्मीद कि फैमिली फिर से जुड़ जाएगी। और मुस्कान के लिए ये वो वक्त है जब उसकी प्लानिंग प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होने वाली है। 3 मार्च 2025 की शाम सौरभ अपनी मां रेणु देवी से मिलता है। वो उसे घर का बना लौकी के कोफ्ते देती है। रात करीब 11 बजे सौरभ वही खाना लेकर इंदिरा नगर के रेंटेड घर में लौटता है। मुस्कान ने इसी कड़ी में सेडेटिव्स मिला दिए होते हैं। डॉक्टर से ली हुई और प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा निकाली गई नींद की गोलियों का पूरा मिक्सचर। सौरभ खाना खाता है। थोड़ी देर में वो गहरी केमिकल बेहोशी में चला जाता है, इतनी गहरी कि वो उठकर बचने या लड़ने की हालत में नहीं रहता। जैसे ही सौरभ बेहोश होता है, साहिल घर के अंदर आता है। कबूलनामों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से साहिल बेहोश सौरभ को बिस्तर पर दबा कर रखता है। मुस्कान के हाथ में एक लंबा, एक तरफ धार वाला किचन नाइफ दिया जाता है। साहिल उसका हाथ पकड़कर सौरभ के सीने में 3 बार चाकू घोंपवाता है। ये तीनों वार डायरेक्ट दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचते हैं, सीने की हड्डी तक काट देते हैं और तुरंत ही हेवी इंटरनल ब्लीडिंग से सौरभ की मौत हो जाती है। अब दोनों मिलकर सोचते हैं कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। मौत के बाद सौरभ के शरीर को बाथरूम में घसीटा जाता है। दोनों सोचते हैं कि बॉडी को एक बड़े सूटकेस में भरकर कहीं फेंक देते हैं, लेकिन जब उन्होंने शरीर को सूटकेस में फिट करने की कोशिश की, शरीर बड़ा पड़ गया
खून रिसने लगा और सूटकेस खुद एक भारी सबूत बन गया। प्लान फेल हो गया। अब एक नया प्लान था, शरीर के टुकड़े करना। साहिल ने सौरभ का सिर धड़ से अलग किया, दोनों हाथ कलाई के जोड़ों पर से काट दिए, पैरों को ज्यादा मोड़कर शरीर को छोटा बनाने की कोशिश की। ब्लीच से बाथरूम साफ किया गया ताकि खून का निशान कम दिखे। अगले दिन 5 मार्च 2025 को मुस्कान साहिल घंटाघर बाजार जाते हैं। वहां से एक बड़ा नीला प्लास्टिक इंडस्ट्रियल ड्रम खरीदते हैं, साथ में कई सीमेंट की बोरियां लेते हैं। घर लौटकर कटे हुए शरीर के हिस्सों को उस नीले ड्रम में ठूंस देते हैं। खाली जगह को गीले सीमेंट और रेत से भर देते हैं। ड्रम को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और कुछ ही घंटों में यह पूरा सेटअप करीब 250 किलो का एक ठोस ब्लॉक बन जाता है। यही वो नीला ड्रम है जिसके बारे में बाद में पीहू कहती है पापा ड्रम में है। ड्रम घर में ही पड़ा रहता है, सीमेंट धीरे धीरे सेट होता है। लेकिन मुस्कान साहिल क्या करते हैं? वे हिमाचल प्रदेश हॉलिडे ट्रिप पर निकल जाते हैं। शिमला, मनाली, कसोल, एक कैब से लगभग 44,000 का बिल आता है। इस पूरे ट्रिप के दौरान मुस्कान सौरभ का मोबाइल फोन अपने पास रखती है। वही फोन से वो सौरभ के फैमिली के व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब देती है, यूपीआई से पैसों की ट्रांजैक्शन करके दिखाती है, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट्स डालती है जैसे कि सौरभ खुद पहाड़ों पर वेकेशन एंजॉय कर रहा हो। कैब ड्राइवर उनके होली खेलने, बर्थडे मनाने, पार्टी करने के वीडियोस बनाता है जो बाद में लीक होते हैं और पब्लिक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। यानी सौरभ फिजिकली मर चुका था, लेकिन डिजिटल दुनिया में वो अभी भी जिंदा नजर आ रहा होता है। ये मॉडर्न क्राइम का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। आपको याद है, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जब मजदूर ड्रम को खोल रहे थे तो एक लड़की थी जो कि भाग गई थी। वो कौन थी? दरअसल वो सौरभ की पत्नी थी, मुस्कान रस्तोगी। जब मुस्कान को लगा कि उसका भांडा फूटने वाला है तो वो वहां से भागकर अपने माता पिता के पास चली गई थी। उनके पास जाकर मुस्कान ने सब कुछ बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया है, जिसके बाद उसके माता पिता पुलिस को जानकारी देते हैं और उसी जानकारी पर मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है। कोर्ट से निकलते समय लोकल लॉयर्स का एक बड़ा समूह सिक्योरिटी घेरा तोड़कर उन पर हमला करता है। जैसे तैसे उन्हें बचाया जाता है और इसीलिए आगे की हियरिंग्स करीब 1 साल तक ज्यादातर वर्चुअल मोड में होती है। 7 अप्रैल 2025 के आसपास जेल की नॉर्मल हेल्थ चेकअप और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि मुस्कान जेल कस्टडी में रहते हुए प्रेग्नेंट है। 12 मई 2025 इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी लगभग 1000 पेजेस की चार्जशीट दाखिल करते हैं, जिसमें 34 गवाहों का जिक्र और नए कानून बीएनएस की धाराएं, 103 एक हत्या के लिए सजा और 238 असबूत मिटाने के तहत केस चलता है। 24 नवंबर 2025 मुस्कान मेरठ के लाल लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में 2.4 किलो की एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम राधा रखा गया। जिस पर यह सवाल उठता है कि उसका बाप कौन है, सौरभ या साहिल। 21-22 अप्रैल 2026 डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट मेरठ में मुस्कान और साहिल को फिजिकली पेश किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 313, जो अब बीएनएसएस हो चुकी है, के हिसाब से जज दोनों को 32 स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं। दोनों अधिकतर सवालों को नकारते हैं। ड्रग्स, हथियार, सीमेंट खरीदने से इनकार करते हैं, लेकिन हिमाचल ट्रिप और साथ घूमने की बात मान लेते हैं। 12 जून 2026 केस अभी भी ट्रायल स्टेज में है। डिफेंस एविडेंस का फेस चल रहा है, यानी अब तक फाइनल सजा तय नहीं हुई है। जजमेंट अभी पेंडिंग है। इस केस के साथ मीडिया ने भी अपना तमाशा बनाया। मुस्कान की प्रेगनेंसी, राधा का फादर कौन, टीवी पे पोल्स, कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, बच्ची का बाप कौन है। न्यूज लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। कहते हैं ऐसे मीडिया ट्रायल्स एक न्यूबॉर्न की प्राइवेसी का शोषण है और कोर्ट की फॉर्मल प्रोसीडिंग्स को कमजोर करते हैं। अब यहाँ 3 सवाल उठते हैं। तुम्हारे हिसाब से मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के साथ क्या होना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि ये पूरी तरह से पहले से सोची समझी बेदिल हत्या है, या इसमें नशे, दिमागी खेल और मानसिक स्थिति वाला एंगल सजा को किसी भी तरह बदल देता है?
और सबसे जरूरी बात, पीहू और राधा, ऐसे बच्चों के भविष्य के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? उन्हें किसके साथ रहना चाहिए? उनकी परवरिश के लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? और सोसाइटी उन्हें कैसे देखे? ये सब पर तुम्हारी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।